ले लो चाहे कट्टी वो राधा झूठी मैं बरसाना मुरलिया दे दो राधा, मुरलिया दे दो राधा। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग बाल विकास के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। कौशल की सीखने में पहली अवस्था होती है। ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन साथियों डी के साथ जाएगा, अनुकरण। यानी अनुकरण के द्वारा ही उन्नत व्यवहार की ओर अग्रसर होना कौशल को सीखने का प्रथम सोपान जो है होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा घटक नहीं है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। ऑप्शन है देखेंगे आप सभी के स्क्रीन पर। और साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था और प्रेरक, ये सभी हैं शिक्षक नहीं है। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, आवश्यकता लिखा है यहाँ पर आवश्यकता। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बी के साथ साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा, बी के साथ आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पर आवश्यकता है, इसको थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, सही कर लेते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सीखने की व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो सीखने का जो व्यवहारिक सिद्धांत है साथियों, यह दिया गया है कोहलर के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि कोहलर ने जिस वनमानुष पे प्रयोग किया था उस वनमानुष का क्या नाम था। तो उसका नाम था साथियों सुल्तान, जो एक चिंपैंजी था। और यहाँ पर अगर बात करें तो कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो कोहलर ने दिया था सूझ का सिद्धांत। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सूझ का सिद्धांत किसने दिया था। तो कोहलर ने दिया था, आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो साथियों देखते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म में जो प्रारंभिक जन्म के कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक बच्चा जो है काफ़ी समय जो है निद्रा में बिताता है। तो यहाँ पर जन्मजात अभिप्रेरक यहाँ पर अगर पूछा गया है तो निद्रा के साथ आंसर लगाएंगे। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो यहाँ पर अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जन्मजात और एक होता है अर्जित, जो कि बाद में अर्जित की जाती है अपने परिवेश से, अपने वातावरण से, अपने समाज से या फिर अपने परिवार से। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है। तो नहीं है पूछा गया है, नकारात्मक वाला लगाएंगे। यहाँ पर रुचि या व्यवहार में आकर्षण एवं निष्कर्षण की प्रतिबिंब नहीं है, यही जो है जो कथन हमारा सही नहीं है। ऑप्शन डी के साथ आंसर लगाएंगे। बाकी सभी जो है रुचियों के बारे में सही है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो साथियों देखेंगे इस प्रश्न का ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, सही जवाब क्या होगा। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ। यहाँ पर प्रथम पद होता है योजना बनाना। सबसे पहले इसमें प्रथम सोपान क्या हो जाएगा, योजना बनाना। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ। तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आप सभी के स्क्रीन पर। साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन डी के साथ, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमकर्ता अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर।
मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर, केवल वाला ऑप्शन तो हम पहले ही क्रॉस कर देंगे। जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वह सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और इससे 2 प्रश्न यूपी टेट में एक ही परीक्षा में पूछे गए थे, एक ही पेपर में। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो 14 है। और मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 अगर दिया भी है तो किसने दिया है? तो ये मैकडूगल ने दिया है। ये आप लोग याद रखेंगे। ये प्रश्न 2 बार, एक ही मैकडूगल से संबंधित 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में यूपी टेट में पूछे गए थे। तो मैकडूगल के साथ आप लोग आंसर लगाएंगे कि 14 मूल प्रवृत्तियों की किसने दिया है? तो वह दिया है मैकडूगल ने। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। संवेग क्या है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो संवेग की बात करें तो साथियों, संवेग जो है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह वुडवर्थ ने कहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी सही होगा, उत्तेजना या भाव में परिवर्तन। किम्बल यंग के अनुसार भी एक परिभाषा दी गई है संवेग के बारे में, वो भी जान लेते हैं। उसने जो है कहा है कि संवेग क्या है? प्राणी के उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगले प्रश्न को। निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? तो साथियों, कहानी कथन को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और साथियों, अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को अपने साथियों में, मित्रों में, यानी कोई भी आपके दोस्त हों तो उन दोस्तों तक एक बार शेयर कर दीजिएगा जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों। तो देखते हैं इस प्रश्न को। अधिगम हस्तांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दोनों में अंतर है। उसी के हिसाब से हम लोग आंसर लगाएंगे। तो हमने बताया था कि रटने वाली प्रवृत्ति जहाँ भी हो वह नहीं करना है, बच्चे पर दबाव नहीं देना है, कंठस्थ नहीं कराना है, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखेंगे जो पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। उनके 4 सिद्धांत हैं। एक है संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था, और हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा साथियों, डी होगा, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो ब्रेल लिपि का जब नाम आ गया तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं जो लोग दृष्टिबाधित हैं, दिव्यांग है, जो देख नहीं सकते हैं। यहाँ पर साथियों ऑप्शन बी सही होगा। और जो है ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। लुईस ब्रेल के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? तो ये 1829 में किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, 1829 याद रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तित्व मापन में प्रोजेक्टिव तकनीक अन्य परीक्षणों से बेहतर होती है, क्योंकि? तो क्यों बेहतर होती है साथियों? इसलिए कि परीक्षार्थी को नहीं पता कि वह अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर रहा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो साथियों ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विकासात्मक त्रुटि हो सकता है। यानी विकासात्मक त्रुटि के अनुसार किसी व्यक्ति के द्वारा जो है दी गई भाषा त्रुटि का संबंध उसके द्वारा सीखी गई प्रथम भाषा से नहीं होता है, बल्कि अन्य भाषा को सीखने के क्रम में की गई त्रुटि से होता है। तो ए ऑप्शन साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। तो साथियों वह शिक्षिका क्या कर रही है?
ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में क्या कर रही है, सहायता कर रही है। तो साथियों चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, पूछा गया है कौन सी ऐसा घटक है जो बाधित समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो साथियों सी सही होगा, अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो साथियों ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, खेलना संज्ञानात्मक और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। तो इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्ता को बढ़ावा या सहायता देना। प्रोत्साहन करना, बढ़ावा देना, सहायता देना, इस प्रकार के देखेंगे कि ज़्यादातर ऑप्शन आपके सही होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपपागम का विशेष चिन्ह है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित के रूप से दिया होता है। अगला प्रश्न है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। तो साथियों स्टैनले हॉल के अनुसार आप लोग जानते हैं कि जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था को जो है संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था या काल कहा गया है। तो ऑप्शन बी के साथ हम यहाँ पर आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और इस प्रश्न का जब ऑप्शन आप ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में क्षेत्र में प्रमुख अंतर होता है। बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, जो जनरल फैक्टर होता है जी फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर होता है एस फैक्टर, इसमें अगर आंसर की हम बात करें तो साथियों ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, स्पीयरमैन का द्विखंड का सिद्धांत। द्विखंड का सिद्धांत या फिर त्रिखंड का सिद्धांत पूछा जाए तो किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। ऑप्शन सी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो इस स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चौड़ों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ये जो है साथियों किशोरावस्था में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इसकी जो आयु होती है 12 से 18 वर्ष होती है, ये आपको याद रखना है।
तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगले प्रश्न को, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, यानी यह किसने कहा है। तो ये कहा गया है साथियों मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा। ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सी के साथ आंसर लगाएंगे। कोहलबर्ग है, स्किनर है, पावलोव है। पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, स्किनर ने प्रयोग किया था चूहे पर। साथियों देखेंगे अब आखिरी प्रश्न बचा है आपके वीडियो का, देख लेते हैं। साक्षी अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि। तो साथियों अगर आप भी हैं और आपको कहीं पर आपके विचारों को प्रकट करने के लिए आपको कहीं पर इजाज़त मिले, आपको वहाँ पर अवसर दिया जाए, तभी आप कहीं अपने विचारों को प्रकट करेंगे। जहाँ पर आपके विचारों को दबाया जाएगा आप वहाँ पर अपने विचारों को प्रकट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो साथियों ऑप्शन सही होगा बी सही होगा, यानी उसके विचारों को विद्यालय में जो है मान्यता मिलती है, वह विद्यालय में इसलिए ज़्यादा बात करती है। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। आज के वीडियो में साथियों बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।